जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर बेटे मैं सारा का सारा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुका था और बेसिकली वहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म थी वो क्या थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था कि किस फैक्टर से मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करूँ कि मेरे पास ई नेट आ जाए। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब बेटे हमें ना पढ़ना है कि हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। एक बेनिफिट तो मैंने आपको समझा दिया था कि आप क्या करते हो, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ना क्या रख देते हो बेटे, डाइलेक्ट्रिक्स रख देते हो, ताकि दोनों की दोनों जो कैपेसिटर प्लेट है वो आपस में ज्वाइन ना करें। तो पहला बेनिफिट तो उसका भाई साहब ये वाला था। ओके, चलिए जी। और दूसरा बेनिफिट क्या बेटे, अब हम धीरे धीरे ना उन सभी बेनिफिट्स को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ओके ठीक है जी। ये ना बहुत ही पता नहीं यार ये रब क्यों नहीं होता मेरे से, ये ग्रीन वाला जो मार्कर है ना ये बड़ा ही गंदा लगता है मेरे को इस चक्कर में। इतने मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ ना यार, सॉन्ग नहीं सुनाता तुम वीडियो में मजाक उड़ाओगे बाद में, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी। ठीक है, तो सुन ध्यान से बेटे, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में कहाँ गया भाई, इससे देखते हैं ट्राई करके। तो ट्राई हो जाए भाई, जल्दी हो जाए साफ, इतना टाइम लगा दिया, 1 मिनट ख़राब करे आगे हमारा। देख आगे भाई, सुन ध्यान से मेरी बात। क्या है बेटे इसके अंदर, इसको मुझे पहले ही साफ़ कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। ओके सुन ध्यान से बेटे क्या है, अब मुझे पढ़ना बेटे, मैं डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ क्यों रहा हूँ। बेसिकली आप ना करते क्या हो, आप जब कैपेसिटर बनाते हो ना, ऐसे नहीं होता कि आपने एक पॉजिटिव कंडक्टर की प्लेट ले ली, एक दो प्लेट ले ली कंडक्टर की, एक पे मैंने पॉजिटिव एक पे मैंने नेगेटिव, ऐसा नहीं होता बेटे। क्योंकि जैसे आप उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोगे वो आपस में चिपक जाएंगी, तो फिर वो कैपेसिटर ही रहेगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेता हूँ, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक ले लेता हूँ। ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक, इमेजिन कर कि डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस थी ना वो कितनी मानी बेटे, मैंने स्मॉल टी मान ली। तो स्मॉल टी थिकनेस का एक मैंने डाइलेक्ट्रिक्स ले लिया। अब बेसिकली ये 3D है, तो 3D में इमेजिनेशन करियो इसका। 3D में इमेजिनेशन मतलब कि कुछ इस तरह से है भाई, ये डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं। ओके, इस तरह से भाई साहब ये अभी जो थिकनेस मैंने डिफाइन की है वो ये वाली थिकनेस डिफाइन करी है, टी है थिकनेस उसकी डाइलेक्ट्रिक से बेटे। ओके, ये क्या बेटे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमें मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टी थिकनेस इस डाइलेक्ट्रिक ही है। अब हम क्या करते हैं बेटे, इस मतलब कि इस वाले फेस पर, फेस मतलब कि ये वाला जो फेस है, ऐसे ये वाला जो फेस है, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, हम बेटे कंडक्टर की ना प्लेट चढ़ा देते हैं। मतलब उसके ऊपर ना, इसको बोलते हैं कोटिंग करना, मतलब एक स्प्रे आती है, जो कंडक्टर स्प्रे होता है, लिक्विड्स होता है वो, उसको ना इसके ऊपर डाल देते हैं। तो बेसिकली एक कंडक्टर की ना पतली सी लेयर बन जाती है इस साइड के अंदर, ऐसे यहाँ पर ऐसे, इसमें क्या बन जाती है बेटे, कंडक्टर की एक लेयर बन जाती है। लेयर इन द सेंस मतलब एक पतली सी परत बन जाती है, जो परत ये वाली बनेगी इस तरह से। सिमिलरली एक परत बेटे मैं राइट साइड में बना देता हूँ, परत मतलब कि एक परत मैं राइट साइड बना देता हूँ इस तरह से, कोटिंग करके, उसको अपन कोटिंग बोलते हैं बेसिकली। तो तब जा करके आपका क्या बनता है बेटे, कैपेसिटर बनता है। मतलब ये जो मैंने बनाया वो ये वाली चीज़ है, ऐसे इस तरह से, ये वाला फेस है उसका, ऐसा मान करके चल। इधर मैंने क्या कर दी बेटे, कंडक्टर की कोटिंग कर दी। ठीक है, अब इसको मैंने इस वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से बेटे वायर से कनेक्ट कर दिया। अब आपका कैपेसिटर पूरी तरह से रेडी है। इस तरह से बनता है बेटे बेसिकली कैपेसिटर। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ध्यान से सुनो बेटे कि पहले जब मैं कैपेसिटर ले रहा था तो कैपेसिटर का जब मैंने कैपेसिटेंस निकाला था वो कितना आया था, वो याद कर, वो कितना था भाई साहब, तेरे पास वो आंसर आया था, उसको मैंने माना C0, वो आया था बेटे याद कर, A/0/D। अब इस कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अभी इसके बीच में क्या था बेटे, एयर था। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज है, नेगेटिव 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 चार्ज है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है बेटे, स्मॉल d है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटे, A है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला ही है। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं कि इसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बेसिकली पहला तो जो मेरे पास रूल था, पहला जो बेनिफिट था डाइलेक्ट्रिक्स का वो यही था कि वो दो प्लेट को आपस में चिपकने से रोकता है। तो पहला बेनिफिट तो भाई ये लिख लियो। दूसरा बेनिफिट अब देखते हैं कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स डाल देता हूँ कैपेसिटर के बीच में तो उसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये बात तो कन्फर्म है बेटे, क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट थे ना वो क्या था बेटे, वो था ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय में ई नेट। अब जो तेरा ई नेट था ना, जो तेरा बेटे ई नेट था वो बेसिकली इससे कम था, एक्सटर्नल से तो ई नेट तेरा कम ही था भाई। क्यों, क्योंकि जो ई नेट था, याद कर, तेरे को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ई नेट था बेटे वो बेसिकली क्या था, वो था ई एक्सटर्नल माइनस के ई इंड्यूस। ठीक है,
तो ई नेट किसके बराबर आ रहा है, आप एक्सटर्नल में से कुछ चीज़ घटा रहे हो, एक्सटर्नल में से कुछ चीज़ घटा रहे हो, तो मतलब जो ई नोट होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो पक्का ई नेट से बड़ा आएगा। ई नोट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा वो पक्का बेटे ई नेट से तो पक्का हमेशा 100% है कि बड़ा ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो भी क्या है बेटे, बड़ा ही आएगा। किससे, एक से तो बड़ा आएगा पक्का, क्योंकि जब हम बड़ी वाले टर्म को छोटी वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो पक्का एक से बड़ी देती है। ठीक है जी भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब जब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स घुसा दिया तो तुझे मालूम है बेटे क्या, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज देते हैं वो प्लस 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 माइनस इस तरह से होता है बेटे, और इधर कितना होता है बेटे, माइनस 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 माइनस। अब ध्यान से सुन, अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करियो कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया बेटे, कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बोल रहा था ना कि मैं डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो बेसिकली वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यही वाला था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने इस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया, ऐसे मान करके चल अभी तो तूने क्या करा बेटे, उस डाइलेक्ट्रिक्स को इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बोल रहे थे वो कितना था भाई, वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो कैपेसिटर वाला ही था, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना था बेटे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। सिमिलरली अब इसके अंदर बेटे जो ई नेट पैदा हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ बेटे, ई इंड्यूस पैदा हो गया था, ई इंड्यूस पैदा हुआ था बेटे, हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। और इसके अंदर क्या बचा बेटे, ई नेट बचा था, और वो जो ई नेट बचा था वो किसके बराबर आता है बेटे, ई एक्सटर्नल, मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ खाली मैं, ई एक्सटर्नल यानी कि सिग्मा नॉट डिवाइड बाय में के, और के क्या है बेटे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या, कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ तो जो ई नेट है वो कितना है बेटे, इस वाली इक्वेशन में ध्यान से देख, ई नेट कितना है बेटे, ई नेट आपके पास कितना, ई नेट है वो कितना भाई साहब, ई नेट है वो आपके पास ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय में के क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इक्वल टू ई नॉट कितना बेटे, ई नॉट ही है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, माइनस के मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक ई इंड्यूस बेटे, ई इंड्यूस यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए बेटे क्या, ध्यान से सुनिए बेटे क्या, कि जो ई नोट है वो किसके बराबर है बेटे, वो है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट इनटू के बराबर, इक्वल टू, यहाँ पे ये ई नोट किसके बराबर है बेटे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर है। जो ई नेट था वो किसके बराबर है बेटे, देख वैसे भी ई नोट बाई के, तो ई नोट किसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ई नोट किसके बराबर है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट माइनस के। ई इंड्यूस चेक कर बेटे, वहाँ पे याद कर मैंने तेरे को समझाया था कि इस वाले फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, उसकी वजह से इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसको मैंने सिग्मा पी माना था, या फिर उसको सिग्मा पी मान ले, या फिर उसको तू सिग्मा इंड्यूस मान ले, क्या मान ले, सिग्मा इंड्यूस मान ले, मतलब जो चार्ज है वो पैदा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से। ठीक है, सिमिलरली इधर वाले स्पेस पे कितना बेटे, नेगेटिव 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 माना था, वो किसके बराबर था बेटे, चार्ज जो पैदा हुआ है, मतलब क्यू पी डिवाइड बाय में ए था ये। ओके, आपको ये चीज़ मालूम है। तो इसका जो ई इंड्यूस पैदा होगा, इमेजिन कर बेटे कि इस तरफ भी एक प्लेट है, इस तरफ भी क्या बेटे एक प्लेट है, इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर क्या बेटे नेगेटिव प्लेट है, तो दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो कितना होता है बेटे, ऑब्वियस बात है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने क्या मान लिया बेटे, सिग्मा इंड्यूस मान लिया, क्या मान लिया, सिग्मा इंड्यूस मान लिया। तो जो ई इंड्यूस आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सिग्मा इंड्यूस सिग्मा इंड्यूस डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट बेटे। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन ने एप्सिलॉन को मार दिया, तेरे पास सिग्मा बाई के इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई सिग्मा इंड्यूस आ जाएगा। यहाँ से तो सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू निकाल ले, सिग्मा इंड्यूस की जो वैल्यू आएगी, इंड्यूस की जो वैल्यू आएगी बेटे वो किसके बराबर आएगी, इसको मैं इधर लिया, इसको मैं इधर ले आया, तो सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के बच जाएगा। तो बेसिकली तेरे पास कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक्स को कहाँ पे रख दिया भाई, कैपेसिटर प्लेट के बीच में रख दिया, तो बताइए उसके ऊपर कितना चार्ज पैदा होगा, मतलब कितना चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस होगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आपको कई बार वो एक नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि बताइए सिग्मा इंड्यूस कितना पैदा हुआ था जब आपने किसी डाइलेक्ट्रिक्स को कहाँ रख दिया बेटे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। चलिए जी, अब मुझे तो इसका कैपेसिटेंस से मतलब है भाई, किससे मतलब है, इसके कैपेसिटेंस से मतलब है। सिमिलरली बात ऐसी है भाई साहब, क्या
बात ये है कि मैंने आपको कैपेसिटेंस निकालने का तरीका बताया था। क्या था बेटे, पहला क्या था बेटे, क्या वो बराबर सी वी था। फिर आप क्या करते थे सेकंड स्टेप के अंदर, मैं सी लिखता था क्या वो बाय वी, तो मैं थर्ड स्टेप के अंदर मतलब वी फाइंड आउट करने की कोशिश करता था। तो ध्यान से सुनो बेटे, इसका वी क्या बनना चाहिए, इसका वी क्या बनना चाहिए बेटे, वी कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है बेटे, कितना बनना चाहिए। तो वो जो वी बनेगा, वो जो वी बनेगा बेटे, वो कितना बनना चाहिए, सोच के दे बेटे, वो जो वी बनेगा सोच के दे कितना बनना चाहिए। इसका वी मैंने माना बेटे वी, इसका मैंने माना बेटे मैंने 0, ठीक है। तो मैं वही वाली इक्वेशन गा रहा हूँ, वी ए माइनस के वी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर बेटे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ध्यान से सुन, यहाँ पे जो ई है ना वो क्या दे रहा है, ई नेट ही तो है, खाली ई है जो यहाँ पे वो क्या है बेटे, वो ई नेट ही तो है। और ई नेट क्या है, राइट साइड में है, और तेरी डिस्प्लेसमेंट भी किधर है बेटे, राइट साइड में हो रही है। तो जब तेरी डिस्प्लेसमेंट तेरी राइट साइड में हो रही है, तो जो तेरा ई वेक्टर है और डी आर वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो क्या है, उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। इधर ही तेरा क्या बेटे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब डी आर का डायरेक्शन भी इस तरफ है, और ई का ई नेट है जो बच रहा है वो उसका डायरेक्शन भी किधर बेटे, राइट की तरफ है। तो उसको तू खा ही नहीं सकता क्या बेटे, ई का मैग्नीट्यूड इंटू में डी आर। ध्यान से सुन, ई का मैग्नीट्यूड कितना भाई साहब, ई का मैग्नीट्यूड है वो ई नेट ही तो है जो बच रहा है। डी आर का मैग्नीट्यूड कितना बेटे, वो है डी आर, ऑब्वियस ही बात है। डी आर का मैग्नीट्यूड कितना बेटे, इंटीग्रेशन, चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा डी आर। तो ध्यान से सुन, तुझे तो डी आर जोड़ना है, कितना डी आर जोड़ना है बेटे, टी तक जोड़ना है। तो यहाँ पे आएगा ई नेट इंटू में डी, ई नेट इंटू में स्मॉल डी। वी ए का पोटेंशियल कितना बेटे, वी माइनस के 0, तो वी किसके बराबर आ बेटे, वो आया ई नेट डिवाइडेड इंटू में डी के बराबर। ध्यान से सुन, इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना बेटे, ई नेट को उसको लिख सकता हूँ सिग्मा बाय के इंटू अपसाइलन नोट इंटू में स्मॉल डी। ये चीज़ मैंने करी है। ई नेट का वैल्यू कितना भाई साहब, ई नोट बाय के, और ई नोट का वैल्यू कितना, सिग्मा बाय अपसाइलन नोट, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ बेटे, क्यों, जो इसके ऊपर चार्ज दिया मैंने, क्यों, डिवाइडेड बाय में ए अपसाइलन नोट के इंटू में स्मॉल डी, के अपसाइलन नोट इंटू में स्मॉल डी, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया बेटे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ बेटे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे मालूम है कि के का वैल्यू बड़ा है 1 से, ठीक, ओके जी। तो इस वी के वैल्यू को उठा के वहाँ रख दो, तो सी किसके बराबर है बेटे, सी बराबर आया क्यू बाई वी। कितना तूने निकाला, वी जो तूने निकाला है, वी निकाला बेटे ये वाला, यानी कि क्यू डी डिवाइडेड बाय में ए अपसाइलन नोट इंटू में के। तो ध्यान से सुन, इसको ऊपर लेकर के जा, क्यू ने क्यू को मार दिया, तेरे पास आंसर आया ए अपसाइलन नोट के डिवाइडेड बाय में स्मॉल डी। तो ध्यान से सुन बेटे, ए अपसाइलन नोट डिवाइड बाय में स्मॉल डी क्या है, वो तेरे पास है सी नोट। कितना है, सी नोट। सी नोट कब, जब दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई वो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं था, तो किसके बराबर आ बेटे, यह के इंटू में सी नोट के बराबर। तो यहाँ से जो सी आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, के इंटू में सी नोट के बराबर आता है। तुम्हें मालूम है कि अगर के का वैल्यू बड़ा है 1 से, के का वैल्यू बड़ा है बेटे 1 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तेरे पास सी आएगा डाइलेक्ट्रिक्स रखने के बाद, वो पक्का 100% सी नोट से तो बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक्स को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हो, तो उसका जो कैपेसिटेंस है ना बेटे, वही बढ़ जाता है। कितने फैक्टर से बढ़ जाता है बेटे, के फैक्टर से बढ़ जाता है। और आपके पास एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपने क्या कर दिया भाई, उसका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसका आपको ए दे के रखेगा, अपसाइलन नोट दे करके रखेगा, डी दे करके रखेगा, फिर आपको बोलेगा कि भाई साहब मैंने ना एक डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 था, तो बताओ कितना फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियस बता, आप क्या करो बेटे, 50 की मल्टीप्लाई कर दोगे सी नोट से, आपके पास आंसर आ जाएगा, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा, जब आपने उसके अंदर क्या घुसा दिया बेटे, डाइलेक्ट्रिक्स घुसा दिया। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ अब हम छोटी छोटी सी और टर्म्स हैं। तो मुझे डाइलेक्ट्रिक्स के 2 फायदे तो मालूम पड़ गए, क्या कि अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेपरेशन को रोकने का काम आता है, मतलब उनको बांध के रखता है, उनको पास नहीं आने देता। दूसरा क्या है, उसका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कितने टाइम्स भाई, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो उसके 2 बेनिफिट तो मुझे समझ में आ गए। चलिए, जब छोटी छोटी सी और टर्म्स है बेटे जो कि डाइलेक्ट्रिक से रिलेट करती हैं, तो कई बार आपके पास वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आसान सी टर्म्स है, डोंट वरी। अब हमें उन्हीं टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। चलो जी, करते हैं बेटे, शुरू करते हैं। झूठी है तो झूठी जो तू सच्ची नहीं, वैसे ता तू वादियां दी पक्की नहीं।
ओके, क्या है बेटे, सुन ध्यान से। अब तू क्या करेगा भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इसके बारे में बेनिफिट पड़ गया। एक नेक्स्ट टर्म है बेटे क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है बेटे, समझने की कोशिश कर रहे हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि उसकी कितनी काबिलियत है, मतलब वो कितना सहन कर सकता है, कितना वो सहन कर सकता है। मैंने आपको समझाया था कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। मतलब हर मॉलिक्यूल बेटे एज अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की तरह, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बेटे P होता है। और मैंने आपको समझा रखा है कि जब आप बेटे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, यूनिफॉर्म देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट जो होती हैं वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं बेटे, यूनिफॉर्म करती हैं। तो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक्स को रखा, तो उसके जो भी मॉलिक्यूल थे वो आपस में सेपरेट कर गए। ठीक है, मुझे पता है कि इस टाइम इसके ऊपर एफ नेट है ना, मॉलिक्यूल के ऊपर एफ नेट कितना बेटे, 0 है। कितना है, एफ नेट कितना बेटे, 0 है। क्यों, क्योंकि भाई साहब जितना फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स ये नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो जो इसके ऊपर नेट फोर्स है ना भाई, वो कितना है, 0 है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ऐसा थोड़ा ना भाई कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी बहुत अच्छी है, नहीं। इमेजिन कर कि तेरे ऊपर ना मैं 1000 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं और 1000 न्यूटन का फोर्स का राइट साइड में लगा दूं, मतलब तू बीच में खड़ा, 1000 का मैंने लेफ्ट लगा दिया, 1000 का मैंने बेटे न्यूटन फोर्स राइट साइड में लगा दिया। 1000 न्यूटन का मतलब समझने की कोशिश कर कि तूने लगभग 100 किलोग्राम का जो वेट था तेरी बाजू से लटका दिया, ऐसे हैंग कर दिया, तो बहुत बड़ा फोर्स है बेटे वो। ठीक है, तो इस टाइम मैं अगर तेरे को बोलता हूँ कि तुझे कैसा सा फील होगा, तुझे मज़ा आएगा? नहीं, मज़ा नहीं आएगा यार, तेरे भाई साहब प्राण निकले पड़े हैं। बट अगर जो तुझे सामने से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो तू क्या है, रेस्ट में है, उसके लिए लगेगा भाई कुछ नहीं हो रहा इसको। तो मतलब ध्यान से सुन, तेरे ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स है कि तुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा, बट उसके लिए वो चीज़ कुछ नहीं है। जो दूसरे वाला बंदा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब तेरे तो प्राण निकल गए ना, जब मैंने तेरे ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में तेरी बाजू पे लगा दिया, तो तेरे तो प्राण निकल गए। तो सेम कहानी यहाँ पर है भाई, सेम कहानी यहाँ पर है बेटे। जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हैं, जिस मॉलिक्यूल का वो बना हुआ बेटे, उनके प्राण निकल जाते हैं। तो कितना ज़्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, मतलब कितना ज़्यादा मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ कि ये मॉलिक्यूल अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना करें, या फिर दोबारा सुन, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे मैं अप्लाई करूं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना अपनी प्रॉपर्टी लूज ना करें, ये फैले ना। बेसिकली होता क्या है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं बेटे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका यूनिट कितना बेटे, वोल्ट पर मीटर है, या फिर कितना भाई साहब, न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम है। ओके, दोबारा सुन एक बार मेरी बात बेटे, जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना तो हर मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स तो 0 है ना। अब यूँ, बट उसके ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा ना, उधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो एक अगर हम एक्सटर्नल वाला बढ़ाना शुरू कर देंगे तो फोर्स बढ़ता रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। तो उस मॉलिक्यूल है जो वो डाइलेक्ट्रिक की मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस टाइम ना ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होगा अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म हो जाएगा ये। ओके, या ऐसा मान ले अगर तूने इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखा ना तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या करेगा बेटे, चौड़ा होना शुरू कर देगा, मतलब फैलना शुरू कर देगा, अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसकी वजह से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटे। समझ पाया नहीं समझ पाए, होप आपको ये चीज़ समझ में आई। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैं किसी डाइलेक्ट्रिक्स पर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना करे, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल देते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, आपको ना हर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या पता होता है बेटे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मालूम होता है हर डाइलेक्ट्रिक्स का। तो आपको जितना भी वो कैलकुलेट होता है ना, मतलब जितना भी वो वैल्यू होता है, मान लो 10 की पावर 7 है बेटे, किसी डाइलेक्ट्रिक्स का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना वो 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम है। तो जब हम
प्रैक्टिकल करते हैं ना तो केवल हम उस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ना 10% लेते हैं। कितना लेते हैं बेटे? 10% लेते हैं। मान ले कोई मॉलिक्यूल है, उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना बेटे? 10⁷ न्यूटन पर कूलम है। तो जब मैं बेटे उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लेकर के आऊँगा तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम जो रखूँगा ना वो कितना रखूँगा बेटे? इस वाले डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का केवल और केवल मैं 10% लूँगा। तो यानी कि इसका 10% कितना बेटे? वो 10% कितना बने बेटे इसका? वो बनेगा 10⁶ न्यूटन पर कूलम। यानी कि उस डाई इलेक्ट्रिक्स को मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, आप केवल डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का केवल 10% ही अप्लाई करते हो किसी भी मटेरियल पे। कहने का मेरा मतलब ये है। अब आपकी एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे? सुन ध्यान से। उसमें क्वेश्चन यही दे रखा है क्या कि आपको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे देगा वो उसने इतनी दे दी, बहुत बढ़िया दे दी। तो वो बोलता है बेटे कि आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे दी, आपने उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया। किस में रख दिया बेटे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया है तो सुनियो ध्यान से, तो उस मटेरियल का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा बेटे वो इतना दे रखा 10⁷। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हम केवल कितना लेते हैं बेटे? 10%, जिसके अंदर हम उसको रखते हैं तो कितना बना बेटे? 10⁶। तो वो बोलता है आपको क्या कि आपको ना के का वैल्यू दे रखा था। के क्या बेटे? इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू मुझे मालूम है बेटे। इमेजिन कर कि वो 100 है, ऑब्वियस बात है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर के का वैल्यू 100 है बेटे तो आपको बोलता है कि बताओ उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया कितना होगा अगर मेरे पास ये सिचुएशन दे रखी है। तो इमेजिन कर बेटे कि जो कैपेसिटेंस आया था जब मैंने डाइलेक्ट्रिक्स घुसाया था तो वो कितना था बेटे? K/A/0/d। तो मेरे से वो क्या पूछना चाह रहा है? मेरे से वो एरिया पूछना चाह रहा है। तो एरिया की वैल्यू कितनी है बेटे? एरिया की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? CD डिवाइडेड बाय में K इंटू में ε0। ध्यान से सुनियो बेटे क्या कि मुझे ना ये कैपेसिटेंस भी दे रखा है उसने। ठीक है, मुझे K भी दे रखा है उसने, ε0 भी दे रखा है। तो क्या निकालना बेटे? मेरे को D निकालना है। तो D ऑब्वियस सी बात है, कैसे निकला बेटे? वो निकलेगा V बराबर E इंटू में D, E इंटू में D बेटे। आपको ये वाला पोटेंशियल भी उसने दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकालो बेटे? यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल लोगे, D की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे। जैसे आपको वैल्यू मिलेगी तो आप क्या निकाल लो बेटे? एरिया निकाल लोगे और आंसर आपके पास 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखना ना, मुझे क्वेश्चन का जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे नहीं मालूम है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई कुछ इस तरह से होगा वो जो क्वेश्चन होने वाला वो। ओके, ठीक है भाई साहब। और वो जो क्वेश्चन नंबर है बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये 33rd क्वेश्चन है आपका। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट टर्म है वो क्या आपके पास? ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज बेटे? ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर द कैपेसिटर। बेसिकली होता क्या है सुन ध्यान से मेरी बात। ब्रेक डाउन वोल्टेज बेटे मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रेक डाउन वोल्टेज होती क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है कि आप कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज अप्लाई करो कि वो कैपेसिटर फटे ना, मतलब कि वो कैपेसिटर क्या बेटे? फटे ही ना। तो उस वोल्टेज को अपन क्या बोल देते हैं बेटे? ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल देते हैं। ऐसा थोड़ा ना भाई तू कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ाई जा रहा है और उस पर चार्ज हो जा रहा है, आ जा रहा है। नहीं, एक ऐसी लिमिट आएगी बेटे वोल्टेज की जहाँ तक वो जो चार्ज होगा ना आपका, वो उसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जितना चार्ज आएगा वो आ जाएगा और नेगेटिव के ऊपर जितना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिट हो जाएगी। बट अगर आप एक किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा चार्ज दोगे ना तो वो जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना, एक्चुअली आप वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ा रहे हो बेटे? आपको मालूम है कि जो यहाँ पे V बनेगा ना वो E इंटू डी बन जाएगा। क्या बनेगा बेटे? E इंटू डी बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बढ़ता रहेगा इसके अक्रॉस में। वो बनने से क्या होगा बेटे? एक ऐसी लिमिट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जाएगी जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टी अपनी डिस्ट्रॉय कर देगा
उस वोल्टेज को अपन क्या बोल देते हैं बेटे, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल देते हैं। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है बेटे, अब होती कितनी है ब्रेक डाउन वोल्टेज, मैं आपको ना एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। इमेजिन कर बेटे क्या कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, ओके, एक ये वाला कैपेसिटर है और एक ये वाला कैपेसिटर है बेटे। इसके बीच की जो आपने इसके बीच में ना डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, उस डाइलेक्ट्रिक्स की जो विड्थ था वो कितनी है बेटे, स्मॉल डी है। और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक घुसाया उसकी जो विड्थ है बेटे कितनी है, वो 2D है, 2D है। अब दोनों का जो नेचर है बेटे वो सेम है। नेचर क्या है इसका भी सेम है, नेचर सेम। तो आपको बोलता है वो, बताओ शाबाश, कि अगर मैं इसके क्रॉस भी पोटेंशियल अप्लाई कर दूं और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल अप्लाई कर दूं, तो कौन से वाला डाइलेक्ट्रिक्स पहले, मतलब कौन से वाला कैपेसिटर पहले फट जाएगा। फटने का मतलब ये होता है बेटे कि ना उसमें से चार्ज लीकेज करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक्स है बेटे वो फैलना शुरू कर देता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद। ठीक है, तो ये कहानी है। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि किस वोल्टेज के कौन से वाला कैपेसिटर पहले मतलब अपनी स्ट्रेंथ, या फिर पहले कौन सा कैपेसिटर फट जाएगा। सोच के दे बेटे, क्या इमेजिन कर, अगर डाइलेक्ट्रिक्स, अगर इन दोनों का नेचर सेम है ना, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या बेटे, सेम है। इमेजिन कर कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 50 न्यूटन पर कूलम है, तो इसकी भी 50 न्यूटन पर कूलम होगी, इसकी भी 50 न्यूटन पर कूलम होगी। ओके, तो मुझे तो वोल्टेज चेक करना है, तो V किसके बराबर होगा बेटे, V बराबर होगा E/D के। यहाँ पे V किसके बराबर होगा बेटे, E/2D के। तो ध्यान से सुन, अगर मुझे 50 लेकर के आना है ना, तो 50 पहले इस वाले केस में आ जाएगा पहले आपका पास। क्यों, क्योंकि उसका D बेटे क्या है, छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सेम अप्लाई करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो जो V है बेटे, इसका पहले आ जाएगा ये, मतलब अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इस वाले का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटे जल्दी आ जाएगा, इसका थोड़ा लेट आएगा, तो इसका मतलब पहले आपका ये वाला कैपेसिटर फट जाएगा। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटे। अब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ है। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मीनिंग ये है कि मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस में कितनी वोल्टेज अप्लाई कर दूं कि वो फटे ना। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना करे बेसिकली। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बेटे क्या है, अलग चीज़ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है तेरी नेचर के ऊपर। तेरे को आपको ना इस एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इमेजिन कर बेटे क्या कि तेरे पास दो कैपेसिटर ऐसे, ओके, ये है 6 माइक्रोफेराड का और ये है तेरे पास 3 माइक्रोफेराड का। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुझे दे रखा है इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस वाले कैपेसिटर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आपको मान ले कितना दे रखा है आपको। इमेजिन कर आपको दे रखा है बेटे वो 10 वोल्ट। कितना दे रखा है आपको, 10 वोल्ट। सिमिलरली ये दूसरे वाला कैपेसिटर है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है बेटे आपको, BV मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज। BV मतलब वो BV नहीं जो आप सोच रहे हो, किसी की पत्नी नहीं, BV मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका आपने माने बेटे कितना, 42 वोल्ट बेटे। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा कितना बनने वाला है। अगर इसकी BV 10 वोल्ट, इसकी BV 42 वोल्ट, तो बताओ सिस्टम की BV कितनी, इस पूरे के पूरे सिस्टम की BV कितनी। सोच के दे बेटे, सोच के देख कि ये वाला जो कैपेसिटर है ना, ये वाला जो कैपेसिटर है बेटे, ये वाला जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, वो कर सकता है बेटे 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 इंटू में 6। और ये कितना कर सकता है बेटे, ये कर सकता है 30 माइक्रोकूलम। नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज 14 मान लो, 14। अगर आपने इसकी 14 मान ली तो इसका जो इसके अंदर जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है वो होता है बेटे 14 माइक्रोकूलम। ओके, बहुत बढ़िया, 42 माइक्रोकूलम। ध्यान से सुन बेटे कि मुझे तो एक V पोटेंशियल लगाना है यहाँ पर, कि मैं मैक्सिमम कितना लगाऊं कि ये सेफ रहे, या फिर इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल लो। तो सोच के दे बेटे क्या कि इसके अंदर से इस टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बेटे। ऑब्वियस सी बात है, पहले इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें। क्या निकाल लें, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है बेटे इसका, C इक्विवेलेंट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों सीरीज में, तो आंसर देगा तेरे को कितना बेटे, ये 2 माइक्रोफेराड। कितना देगा, 2 माइक्रोफेराड। तो 2 माइक्रोफेराड आ गया बेटे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चार्ज यहाँ पे आएगा। अब मैक्सिमम जो चार्ज है ना वो कितना फ्लो कर सकता है बेटे, इसके अंदर तो कर सकता है 60 माइक्रोकूलम, इसके अंदर कर सकता है 42 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर इसके अंदर से ज़्यादा चार्ज फ्लो कर गया तो ऑब्वियस बात है बेटा ये फट जाएगा, ऑब्वियस बात है बेटा ये फट जाएगा। तो इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम चार्ज कितना फ्लो कर सकता है बेटे, 42 माइक्रोकूलम। अगर 42 माइक्रोकूलम है तो V किसके बराबर है बेटे, वो है
क्यू बाई सी के बराबर, तो कितना है क्यू तेरा 42 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय में सी कितना बेटे 2 माइक्रोफेराड, तो कितना आंसर आया वो 21 वोल्ट आया। यानी कि जो इस सिस्टम की बीवी बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है भाई 21 वोल्ट। अगर आपने 21 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पे बैटरी सप्लाई कर दी तो ये वाला कैपेसिटर है इसके प्राण निकल जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। ओके, वो आपको की चीज़ समझ में आई होगी। बेटे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको बताना है क्या कि आपको 3 कैपेसिटर दे दिए इस तरह से, 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर और इसे बदल लिए 3 कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये दे दिया तेरे को 6 माइक्रोफेराड का, इधर को दे दिया 2 माइक्रोफेराड का, ये भी तेरे को दे दिया कितना बेटे ये 10 माइक्रोफेराड का लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसकी बीवी 15 वोल्ट है, इसकी बीवी 25 वोल्ट है, इसकी बीवी 10 वोल्ट है बेटे। ठीक है, तो आपको बताना है इस सिस्टम की बीवी कितनी होगी, आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश।